हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ट्राई टू डू समथिंग न्यू इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको मान लो कि आप पिछले एग्जाम में विफल हुए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इस एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अपना टैक्टिक कुछ बदलना पड़ेगा। हो सकता है आपने पिछले एग्जाम में कुछ गलती करी हो, है ना, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया प्रयास करना चाहिए अगर आप कुछ नया रिजल्ट चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Ahead of the 29th edition of Conference of Parties in Baku, बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मीटिंग होने वाली है, कौन सी 29th मीटिंग होने वाली है, 29th कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये सीओपी मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्रीन हाउस गैसेज, इन सब चीज़ों को लेके जो होती है उसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी। तो अब कहाँ होने वाली है? बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में है। तो वहां पे अगले महीने ही मीटिंग होने वाली है। देयर इज रिन्यूड एनर्जी इन गवर्नमेंट सर्कल्स टू एक्सेलरेट इंडियन इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन टू कार्बन मार्केट्स। तो हिंदू जो गवर्नमेंट है, पूरा गवर्नमेंट का जो तंत्र है, उसमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा देखी जा रही है। एक्सेलरेट मतलब तेजी देखी जा रही है किस चीज के लिए? कि इंडियन इंडस्ट्री को क्या करें, ट्रांजिशन करें किसमें? कार्बन मार्केट्स में। ठीक है। अब कार्बन मार्केट क्या होता है? कार्बन मार्केट एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें कि आपको, जो मान लो कि हर एक देश को कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं तो जिन देशों के कार्बन क्रेडिट्स कम यूज होंगे वो देश दूसरे देशों को अपने कार्बन क्रेडिट्स जो है बेच सकते हैं। तो अगर हिंदुस्तान के पास में जितना कार्बन क्रेडिट है, मान लो कि आपको 500 रुपये दे दिए हमें, ठीक है, हमने अगर 500 में से 500 हमें सोने के सिक्के दे दिए, ठीक है, अगर हमने 500 सिक्के में से सिर्फ 400 सिक्के इस्तेमाल किए, 300 सिक्के इस्तेमाल किए, तो बाकी जो बचे हुए सिक्के हैं वो हम दूसरे देश को बेच सकते हैं। ठीक है, ये होता है कार्बन क्रेडिट, और इसको, इस पूरी प्रक्रिया को कि दूसरे को बेचना, हो गया कार्बन मार्केट। While the broader theme of this edition of the COP is increasing ambition on climate finance, बोल रहे हैं हालांकि जो बड़ा इसका जो एडिशन, ये जो एडिशन का जो ब्रॉडर थीम है, यानी कि जो बड़ी थीम है वो क्या है कि यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एम्बिशन, एम्बिशन मतलब कि महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन, गोल बढ़ाना है। अ की आइटम ऑन द एजेंडा इज क्लैरिटी ऑन कार्बन मार्केट्स। लेकिन जो मुख्य पहलू, मुख्य एक पॉइंट, अहम पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन होना है वो है कार्बन मार्केट के जो ऊपर जो क्लैरिटी चाहिए, वो इसका अहम पहलू है। अ स्पेसिफिक section under the Paris Climate Agreement of 2015 called Article 6 lays the contours under which carbon markets or the enabling of trading of prevented greenhouse gas emissions among countries can be operationalized। बोल रहे हैं कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसका नाम है आर्टिकल 6। इसमें क्या किया गया? लेस कंटोर का मतलब क्या होता है कि उस चीज को, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाना, संरचना, रूपरेखा, आउटर ब्लूप्रिंट जो है वो बनाना। तो उसमें एक मतलब मोटा मोटा जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, मोटा मोटा चीज की है कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पर उसका इन डिटेल वर्जन नहीं है, मोटा मोटा उसमें कुछ डिटेल दी गई है किसके बारे में? अंडर विच कार्बन मार्केट, जिसके अंतर्गत जो हमारी कार्बन मार्केट्स हैं, या फिर कहें एनेबलिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ प्रिवेंटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो प्रिवेंट किया जाना है, बचाया जाना है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसको ट्रेड ऑफ करने की बात की जा रही है। ट्रेड ऑफ करना मतलब खरीदने बेचने की बात की जा रही है। तो वो इनेबल किया जाए, इनेबल किया जाए मतलब कि उसको सक्षम बनाया जाए, उसको पॉसिबिलिटी की जाए कि हाँ ये हो सके। अमंग कंट्रीज कैन बी ऑपरेशनलाइज, देशों के बीच में इसको हम एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें। ऑपरेशनलाइज मतलब कि इसको चालू करना, स्टार्ट करना। ठीक है। Carbon markets incentivize climate action by enabling parties to trade in carbon credits। अब कार्बन मार्केट्स में क्या होता है, जो भी इसमें पार्टीज हैं उनमें क्या होता है कि भाई आप क्लाइमेट एक्शन को इंसेंटिवाइज कर दोगे कि भाई अगर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ ज्यादा पैसे या कुछ ज्यादा क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ। टू पार्टीज
पार्टीज टू ट्रेड इन कार्बन क्रेडिट्स, और फिर वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो अपना कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। जनरेटेड बाय द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि किससे उत्पन्न होगा, जब कोई भी देश अपने देश में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन जो है कम कर देगा या फिर उसको बिल्कुल हटा देगा फ्रॉम द एटमोसफेयर। सच एज बाय स्विचिंग फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि अगर हम फॉसल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हम मोटरसाइकिल और स्कूटर और एक्टिवा से जाने की बजाय हम जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनके बजाय हम लोग विंड मिल का, सोलर एनर्जी का इनका इस्तेमाल करें। तो सरकार हर चीज़ के लिए पैसे मुहैया करवा रही है, अब आपको हेल्प प्रोवाइड करवा रही है। अपने घरों में सोलर पैनल लगवाओ और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करो। गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा, बहुत एनर्जी की बचत होने वाली है। और एनहांसिंग और कंजर्विंग कार्बन स्टॉक्स इन इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, या फिर एनहांस करना यानी कि किस चीज़ में वृद्धि करना, या फिर कंजर्व करना मतलब कि बचाना। किसको कंजर्व करना है, किसको एनहांस करना है, कार्बन स्टॉक्स की वृद्धि करना या फिर उसको बचाना। तो कार्बन स्टॉक क्या हो गया, कार्बन स्टॉक हो गया जो अमाउंट ऑफ कार्बन जो स्टोर्ड रहेगी किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में। हैबिटेट मतलब जो रहने वगैरह की, जो हम लोगों की, हम मनुष्यों की जो जगहें हैं उन पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्बन स्टॉक। तो उसमें या तो बढ़ोतरी की जाए या फिर उसको बचाया जाए, सच एज फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह। Subsections within Article 6 provide guidelines on what kinds of carbon reduction activities and verification mechanisms are permissible. तो सबसेक्शन क्या होता है, एक उसके जो बीच फर्दर जो कैटेगराइजेशन होता है, जैसे कि ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट के अंदर हमने आगे A1 कर दिया, तो ये जो सब सेक्शन है उसकी बात की जा रही है। किसी भी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 6 के बीच में इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रॉपर इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ कार्बन रिडक्शन, कि किस तरीके की कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स आर परमिसिबल। अब वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या हुआ, हम बोल रहे हैं कि भाई हमने इतना कार्बन कम कर दिया, या हमने सिर्फ 300 पॉइंट्स ही, अपने 300 गोल्ड कॉइन ही हमने इस्तेमाल किए 500 में से। इसको वेरीफाई कौन करेगा कि 300 ही किए, हो सकता है मैंने 400 किए हो लेकिन मैं बोल 300 रही हूँ ताकि मैं 200 बेच सकूं, राइट। या हो सकता है मैंने 310 किए हों, तो कितना वो कम यूज किया है आपने या ज्यादा यूज किया है, वो वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये उसमें रूपरेखा दी गई है। एंड हाउ कंट्रीज में एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट सो दैट एमिशन रिडक्शंस इन वन कंट्री में बी लीगली क्लेम्ड बाय अनदर। और बोल रहे हैं किस तरीके से जो एमिशन का कमी आई है या फिर द्विपक्षीय रिश्ते, कैसे हम अग्रीमेंट्स बनाएंगे जिससे कि क्या हो, कि मान लो कि मैं इंडिया हूँ, मैंने अपने देश में कम कर लिया, अपना कार्बन क्रेडिट कम कर दिया, मतलब अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम कर दिया, मेरे पास काफी सारा कार्बन क्रेडिट बच गया। अब काफी सारा मेरे पास बच गया, मैं सोच रहा हूँ बेच दूं। तो यूएस को किस तरीके से वो एग्रीमेंट बनाया जाए कि भाई जो मेरा कम हुआ फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, उसका इस्तेमाल दूसरा कोई देश भी लीगली तौर पे कर सके। While कार्बन मार्केट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस नियरली 2 decades ago, बोल रहे हैं जब कार्बन मार्केट्स जो है लगभग 2 दशक पहले संरचना में आए हैं, एग्जिस्ट हुए मतलब कि सामने आए हैं। दे हैव बीन प्लेग्ड बाय ओपेसिटी एंड क्रिटिसिज्म दैट, और लेकिन फिर भी ये प्रभावित हो चुके हैं। प्लेग मतलब दूषित होना, प्रभावित होना, किस चीज से प्रभावित हो चुके हैं, ओपेसिटी मतलब अस्पष्टता, और क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। किस चीज की आलोचना, दैट दे ओनली क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ एमिशन रिडक्शंस, कि इनमें केवल एक भ्रम पैदा हुआ है कि एमिशन की कमी हुई है, असल में एमिशन कम नहीं हुआ है, पर ये केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऑल्दो सच मार्केट्स हैव रिवाइव्ड, लेकिन ऐसी मार्केट्स जो है काफी ज्यादा रिवाइव हो चुकी हैं। कंफ्यूजन रिमेन्स अबाउट हाउ क्रेडिट्स में बी वेरीफाइड, लेकिन फिर भी अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्रेडिट्स कैसे वेरीफाई किए जाएंगे, इनकी पुष्टि कैसे की जाएगी। देयर इज ऑप्टिमिज्म दैट बाकू में सी अ फाइनल रेजोल्यूशन, कुछ यहाँ पे आशा की किरण है कि हो सकता है बाकू में हमें फाइनल जो है समाधान इसका मिल जाए of this problem, and that the first legal credits may begin to be claimed by countries next year, और ये सुनिश्चित हो जाए कि अगले साल से जो देश हैं वो पहली दफा लीगली इन क्रेडिट्स को क्लेम कर सकें या एक्सचेंज कर सकें या फिर ट्रेड ऑफ कर सकें।
India, due to its voluntary commitment to generate half its electricity from non-fossil energy sources by 2030। अब हिंदुस्तान ने ना खुद को ही एक टारगेट दिया है, बाकी पूरी दुनिया को टारगेट मिला है 2050 तक का, कि 2050 तक आपको किसी देश को 50% कम करना है, किसी देश को 70% कम करना है, किसी देश को 0% तक लेकर आना है। ठीक है, तो 2050 तक का टारगेट दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने खुद को चैलेंज किया है और खुद को ही टारगेट दिया है कि हम 2030 तक अपनी 50% लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो नॉन फॉसिल एनर्जी से ही करेंगे। यानी कि नॉन फॉसिल एनर्जी क्या होगी, विंड एनर्जी होगी, या फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो हो गए, या फिर जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हो गए। तो इसी प्रक्रिया के तहत ही जो सरकार है सोलर पैनल लगाने में सब्सिडीज दे रही है। ठीक है, तो ये सब करें हम लोग, राइट। तो ये हमने अपने आप को 2030 तक का टारगेट दिया। अब क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने आप को ये टारगेट दिया है, स्टैंड्स टू गेन एज अ होस्ट ऑफ सेवरल कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए हम एक लाभ उठा सकते हैं। स्टैंड्स टू गेन एज होस्ट का, स्टैंड टू गेन का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना किसी स्थिति का, किस स्थिति का, होस्ट होने का, आयोजक होने का, किस चीज का, बहुत सारे कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के आयोजक होने का हम इसमें लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमने खुद को ही काफी पहले का टारगेट दिया है। Additionally, there are also mushrooming private sector enterprises in India। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे तेजी से, मशरूमिंग मतलब तेजी से बढ़ने वाले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी हैं हिंदुस्तान में, सेटिंग अप इनोवेटिव फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स दैट रिपोर्टेडली लॉक कार्बन एंड कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जो कि क्या करेंगे, जो कि इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब कुछ नया निकालना है ना, फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स, नए नए फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, जिनके तहत कथित तौर पे, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे क्या हो सकता है, जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो जो कार्बन है वो खत्म हो जाएगी। जैसे फॉरेस्ट लगाएंगे तो कार्बन लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो कार्बन लॉक हो जाएगी वहां पे। और ये जो क्लेम्स हैं इनको हम जी हमने कार्बन कम किया होगा, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। किसके द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, ट्रेडेड थ्रू सो कॉल्ड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स, जो कि वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से कार्बन मार्केट में दिया जा सकता है। India's iron and steel industries are among the 9 types of industries expected to meet emission intensity standards by 2025। हिंदुस्तान में आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, वो कुछ 9 प्रकार की इंडस्ट्रीज के नाम हैं, उनमें शामिल है जिससे उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड टू मीट एमिशन इंटेंसिटी स्टैंडर्ड्स, जो एमिशन इंटेंसिटी की इतना एमिशन होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स जो है उसके पूर्ति वो 2025 तक कर देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या उम्मीद की जा रही है। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अब जब हम एक यूनिट प्रोडक्शन पे कितना कार्बन रिड्यूस करते हैं उसको लिमिट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, दिस विल डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटरी एनफोर्समेंट फॉर्मली किक स्टार्ट इंडियाज कार्बन मार्केट। तो ये किस तरीके से, किस पैमाने पे हम इन नियमों को एनफोर्स करेंगे, लागू करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हिंदुस्तान जो है कार्बन मार्केट की शुरुआत कर सकता है। However, this will invite complex calculations and given the experience of a related energy efficiency trading scheme, बोल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत जटिल कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है एनर्जी एफिशिएंसी ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर, रन द रिस्क ऑफ नॉट एक्सर्टिंग इनफ प्रेशर ऑन कंपनीज टू कंप्लाई। इसमें एक चीज, रन द रिस्क मतलब एक चीज का जोखिम यहाँ पे उठाना पड़ रहा है कि जो कंपनीज को इतनी सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आदेशों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, उनके ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। while calculating carbon saved is a fraught exercise, बोल रहे हैं जबकि कितनी जो कार्बन है वो सेव हुई है, कितनी कार्बन जो है कंज्यूम हुई है, ठीक है, ये एक काफी फ्रॉट एक्सरसाइज है। फ्रॉट मतलब कि बहुत थका देने वाली, बहुत परेशान करने वाली एक्सरसाइज है। इंडिया मस्ट एम
थ्रू इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को ये एम लेके चलना चाहिए, ये निश्चय लेकर चलना चाहिए अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज के माध्यम से to evolve a transparent and fair policy that is on a par with best internationally, कि हम ऐसी ट्रांसपेरेंट और फेयर पॉलिसी बनाए जो कि ऑन अ पार, और अ पार मतलब बराबर हो, किसके बराबर हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो, जैसे इंटरनेशनल बड़े बड़े देशों में बनाई जाएंगी पॉलिसी उसके बराबर की हो। तो ये था पैसेज। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होने वाली है जिसका बड़ा एजेंडा तो क्या है कि भाई जो फुटप्रिंट कम करने के लिए जो पैसा या कॉम्पनसेशन दिया जाना है उसको जल्द से जल्द कैसे हासिल किया जा सकेगा वो बताए। लेकिन जो सबसे मुख्य यहाँ पे पॉइंट था वो ये था कि कार्बन मार्केट के लिए हम एक हो सकता है ब्लूप्रिंट या पूरा एक रोड मैप तैयार कर ले। ठीक है, इसी के ऊपर फिर आगे सारा पैसेज है कि किस तरीके से जो कार्बन मार्केट है वो चलता है, कहाँ से उसकी सोच आई, क्या क्या अभी तक जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है, फर्दर क्या डेवलपमेंट होनी बाकी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। Which specific goal does the 29th edition of the Conference of Parties in Baku aim to address in relation to climate finance? बोल रहे हैं क्या मुख्य गोल जो है वो इस सीओपी जो बाकू में होने वाली है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये इसका हल कुछ निकल आएगा। तो वो एक चीज जो मेन चीज है, देखो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जो फाइनेंसर्स होंगे उनके बारे में बात की जाएगी, उनके ऊपर फाइनल कुछ डिसीजन निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे अहम पहलू है वो है कि कार्बन क्रेडिट्स के लिए या कार्बन मार्केट के लिए हमें एक प्रॉपर यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा या फिर प्रॉपर ब्लूप्रिंट हम बना पाएंगे। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलपिंग नेशंस इनकरेक्ट है, यहाँ पे किसी भी तरीके के अवेयरनेस, किसी भी स्तर के अवेयरनेस की बात नहीं की गई। ठीक है, प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन कार्बन मार्केट्स एंड ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर कार्बन क्रेडिट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी इस बात को लेकर कि कार्बन मार्केट और ट्रेडिंग कार्बन की किस तरीके से होगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why does India stand to benefit from the establishment of carbon markets? बोल रहे हैं कार्बन मार्केट से इंडिया को क्यों फायदा होगा। इंडिया को फायदा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया ने खुद को एक चैलेंज दे रखा है कि वो 2030 तक अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेंगे। ठीक है, इंडिया हैज अ हायर रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स अलाउइंग इट टू ट्रेड एमिशंस। तो जब हायर रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल होगा तो मतलब कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा, कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा तो हमारे कार्बन क्रेडिट्स तो सारे उसी में खत्म हो जाएंगे ना। बट जब हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स बचेंगे तभी हम कार्बन मार्केट का जो है इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका फायदा उठा पाएंगे। इंडिया's commitment to renewable energy by 2030 aligns with carbon market goals, option B is correct. What concern is associated with the implementation of carbon markets according to the passage? बोल रहे हैं कार्बन मार्केट से जुड़े हुए क्या कंसर्न, चिंताएं जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई चिंताएं यहाँ पे हमने डिस्कस करी। तो देखो सबसे एक जो अहम चिंता है वो यही है कि उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, राइट। The calculation of carbon savings is complex and may not be fully accurate. बिल्कुल करेक्ट है। Regulatory agencies lack the power to enforce standards effectively. अब देखो लागू करना नहीं करना एजेंसीज के ऊपर नहीं निर्भर करता है, वो कितना इसको पावरफुल तरीके से लागू करेंगे ये डिपेंड करेगा कि एजेंसीज में कितनी विलिंगनेस है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि उनमें पावर नहीं है कि वो नहीं लागू कर सकते, करना चाहे तो कर सकते हैं लागू, लेकिन करना चाहेंगे ये जानने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। कार्बन मार्केट्स इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे देखा गया। कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू एंटर बायलैटरल एग्रीमेंट्स फॉर एमिशन ट्रेडिंग। अरे कंट्री तो जरूर करना चाहेगी, अब मुझे बैठे बैठाए अगर थोड़ा सा मुझे अपने देश में कुछ परिवर्तन ला के इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि मैं अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकूं तो क्यों नहीं करना चाहेगा कोई भी, है ना। मेरे पास 500, वही चीज कि मेरे पास 500 चॉकलेट्स थी, मैंने अपना कंजम्पशन करा, अगर मैं 500 चॉकलेट खा रही तो मेरे को भी डायबिटीज की समस्या हो सकती थी, मैंने अपना कंजम्पशन कम करा, मैंने अपनी 200 चॉकलेट्स खा ली, बाकी 300 मैंने बेच दी, मुझे तो फायदा ही हुआ ना।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the current state of carbon markets globally? बोल रहे हैं कार्बन मार्केट्स की करंट स्टेट जो है दुनिया भर में वो कैसी है। तो सभी देश इसके ऊपर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम लोगों को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, हिंदुस्तान ने खुद अपने आप को टारगेट दिया है, तो सभी लोग इसमें प्रेरित हैं, काम करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है। कार्बन मार्केट्स आर फुल्ली ऑपरेशनल बट लैक रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो कार्बन मार्केट्स तो अभी तक चली नहीं है। हाँ, ये कंसेप्ट का आया था कुछ समय पहले, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ अच्छे से ढंग से हुआ नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उसको वेरीफाई करना भी मुश्किल है। कैसे वेरीफाई करना, उसके ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कार्बन मार्केट्स ओनली बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज विद हाई एमिशंस। अगर एमिशन हाई होंगे तो वही बात है, कार्बन क्रेडिट तो अपने एमिशन में खत्म हो जाएगा, तो उसको बेचोगे कैसे। तो ये इनकरेक्ट है। कार्बन मार्केट्स हैव फेस चैलेंजेस इन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन मार्केट्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी की हमें शंका है कि क्या ये सही तरीका है, लोग सही से बोलेंगे, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो पा रहा ना। कार्बन मार्केट्स हैव सक्सेसफुली रिड्यूस ग्लोबल एमिशन ओवर द इयर्स। तो कार्बन मार्केट्स का अभी नया कंसेप्ट है, तो ये अभी तक कैसे काम करेगा, क्या इसने वाकई कुछ काम किया है नहीं किया, ये सब चीजें चेक करने वाली है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about India's approach to carbon markets based on its commitment to renewable energy and emission standards? तो हिंदुस्तान की क्या अप्रोच है। हिंदुस्तान एक मेजर बड़ी कंट्री के रूप में सब उभर कर आ रहा है, जो कि दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल हो सकता है, क्योंकि हमने खुद को टारगेट दिया और अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो हम दूसरी कंट्रीज के लिए भी रोल मॉडल रहेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारे फायदे की बात यह है कि हम अपने कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल कार्बन मार्केट में कर सकते हैं तेजी से। इंडिया इज एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन कार्बन मार्केट्स एज अ प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स। ऐसा नहीं है कि हम उसको केवल रेवेन्यू सोर्स की वजह से उसमें जा रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वैसे ही चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है और हमारे यहाँ तो आपको पता है हिंदुस्तान में हर एक जो एलिमेंट है लाइफ का, उसको एक किसी न किसी देवी देवता से, किसी न किसी भगवान से, ईश्वर से एसोसिएट किया जाता है। तो हम इन चीज़ों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि गंदगी हो गई है, हालांकि ये चीज़ें एक्सप्लॉइट हो गई हैं, हमारे हमारे ही द्वारा की गई हैं, बट अब हम उसको सही करने का अगर हमारे को मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो ये इनकरेक्ट है। इंडिया सीक्स टू लिमिट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू मीट कार्बन एमिशन गोल्स। अब देखो, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि डेवलपमेंट रुक नहीं सकती, इसीलिए एक टर्म यूज की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है। इस स्टेटमेंट का अर्थ ये है कि डेवलपमेंट इस तरीके से की जाए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं रुक सकती। ग्रोथ डेवलपमेंट जिस देश ने रोक दी वो देश पीछे हो जाएगा बाकी देशों के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर वो एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रह जाएगा, फिर वो अंडर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हमने अगर अपनी डेवलपमेंट रोक दी, बाकी देशों ने थोड़ी रोकी है, उन्होंने तो ऐसा कमिटमेंट नहीं किया कि भाई हम अपनी डेवलपमेंट ही रोक देंगे। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद करने का कोई चांस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। India plans to negotiate with other countries to transfer emission credits. अब प्लान तो होगा, लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अभी ये बोल रहे हैं कि इनको हम अपने एमिशन स्टैंडर्ड्स को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की प्लेयर बाय अलाइनिंग विद ग्लोबल कार्बन रिडक्शन स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल करेक्ट है कि हिंदुस्तान जो दुनिया भर के कार्बन रिडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, उनके साथ में मिलके उनके लेवल तक पहुंचकर खुद को एक मेन प्लेयर की तरह प्रेजेंट करना चाहता है for carbon markets. So option D is correct. Most of the rivers dry up during summer season, but the Ganga is full of water around the year because it is dash. तो अब यहाँ पे अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हमें मीनिंग मतलब उसी से मिलता जुलता यहाँ पे ब्लैंक में भरना है। देखो, आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, उनको एनुअल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो साल में एक बार होते हैं। फिर होता है बाय, बाय का हमें पता है मतलब टू, ठीक है।
पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है जो साल भर बहता रहता है, साल भर कोई घटना जो होती रहती है उसको बोलते हैं पेरेनियल। ठीक है। बाय एनुअल, बाय एनुअल, देखो एनुअल मतलब साल में, ठीक है, होने वाली घटना, और बाय मतलब 2 बार, तो साल में 2 बार होने वाली घटना। एनुअल मतलब साल में 1 बार होने वाली घटना। बाय एनियल, बाय एनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बार होने वाली घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पेरेनियल इज करेक्ट। Bankrupts are those who are incapable to pay their debts. अब incapable का मतलब होता है जो असक्षम है या फिर असमर्थ है, सॉरी असक्षम नहीं है, असमर्थ है। ठीक है। असमर्थ है मतलब उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो पे कर सके। लेकिन बैंकरप्ट वो लोग होते हैं जो अयोग्य हैं, जो भर नहीं पा रहे हैं, जिनमें कैपेबिलिटी हो सकता है हो उनके पास में, लेकिन इस वक्त वो नहीं भर पा रहे। ठीक है। तो बैंक, क्योंकि अब जैसे विजय माल्या जैसे लोग हैं या नीरव मोदी जैसे लोग हैं, वो एक टाइम पे तो मल्टी मिलियनर्स थे ना, बिलियनर्स थे ना, लेकिन अब वो नहीं भर पा रहे, वो लोन नहीं चुका पा रहे। तो अब वो तो ये थोड़ी है कि वो असक्षम है थे या असमर्थ थे, लेकिन अब वो क्या है, अब वो अयोग्य है। इस वक्त वो उनके पास में ये योग्यता नहीं है कि वो इस लोन को भर पाए। तो इनकेपेबल का क्या हो जाएगा, फर्स्ट है पावरफुल, पावरफुल तो बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो वो तो यहाँ पे फिट नहीं बैठता। मीगर, मीगर का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा सा, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट। केपेबल, केपेबल मतलब सक्षम, और इनकॉम्पिटेंट मतलब कि अयोग्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। अब लेस्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है अवॉइड, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है। कि मतलब किसी दुर्घटना को, किसी चीज के गलत होने से बचाना। तो रोहन एक्सरसाइज करता था और बहुत सारा खाता था। ठीक है। ताकि वो खुद को बचा सके कमजोर होने से। ठीक है। ताकि वो खुद को कमजोर होने से बचा सके। तो यहाँ पे लेस जो है खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर ही नेगेटिव। अवॉइड करना, अवॉइड करना मतलब किसी से गुरेज करना, परहेज करना, तो ये खुद ही एक नेगेटिव टर्म है। तो इसके साथ में नॉट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, लेस्ट ही वुड बी वीक। तो लेस्ट ही वुड बी वीक तो नहीं आएगा, वुड मतलब हो सकता है, लेस्ट ही शुड बी वीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वो वीक ना हो जाए, वीक होने से बचा रहे, इसलिए वो एक्सरसाइज करता था और बहुत सारा खाता था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम। कैन तो क्या है हमारा, मॉडल वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, ये हमारा सब्जेक्ट है। कंपोजिशन करना क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है। मेन वर्ब जिसको बोलेंगे कंपोज करना। एन इंस्पायरिंग पोएम, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो कैन, मॉडल वर्ब तो वहीं का वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो इसमें हम पैसिव वर्ब्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो कैन मॉडल वर्ब वही का वही रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा कैन एन इंस्पायरिंग पोएम, बी फिर कैन एन इंस्पायरिंग पोएम, बी, अब फिर क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, कंपोज, कंपोज करना था ना, तो कंपोज करना का क्या आ जाएगा, बन जाएगा कंपोज्ड, कंपोज्ड किसके द्वारा, बाय, बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट यू। तो यू पीछे यहाँ पे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा अच्छा, ये प्रफुल्लित फील करना, खुश होना, हर्षित होना। फ्लाइंग इन द स्काई, हवा में उड़ने को बोलते हैं, नहीं। बीइंग एंग्री विद समवन, किससे गुस्सा होने को बोलते हैं, नहीं। बीइंग वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होना, नहीं। बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, सपने हमें एस्केप रूट प्रोवाइड करते हैं। एस्केप मतलब किसी से बच के निकलना, ठीक है। किससे बच के निकलना? वे रियलिटी इज सस्पेंडेड, जहाँ पे रियलिटी जो है सस्पेंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, रुक जाती है। इनटू अ वर्ल्ड, एस्केप करता है कहाँ पे? इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। कौन सा दुनिया है? जहाँ पे अंतहीन संभावनाएं हो, जिसका कोई अंत ना हो। यानी कि ड्रीम्स के बारे में बात की जा रही है, तो ड्रीम्स हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट में आएगा पी, ठीक है। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, अब एस्केप या तो कहीं के लिए प्रोवाइड होगा या किसी से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी दुनिया के लिए ये एस्केप प्रोवाइड करता है, एक ऐसी दुनिया में हमें ले जाता है जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं और जहाँ पे जो हकीकत है वो ठहर जाती है, रुक जाती है। सो ऑप्शन पी से ए की स्टेटमेंट आ रहा है, ऑप्शन ए, पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई एम वेरी श्योर, इसलिए मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। तो सो तो तभी आएगा, इसलिए तो तभी आएगा ना जब पहले कोई घटना हुई होगी। तो ए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में केवल या तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट है या फिर बी फर्स्ट स्टेटमेंट है। बी को देखते हैं, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। अब सी है, ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, कि मैं सुरक्षित घर पहुंच सकता हूं। तो ये तो इसके साथ में जुड़ गया ना। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद के प्रति इतना सुनिश्चित नहीं हूं कि मैं घर सेफली पहुंच सकता हूं। यानी कि ए के बाद में आएगा सी स्टेटमेंट। ए के बाद में सी, ऑप्शन ए में आ रहा है। यहाँ पे सी पहले ए बाद में, सी पहले ए बाद में, सी पहले ए बाद में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, नहीं हम पढ़ेंगे। बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बट तब आता है जब आप किसी स्टेटमेंट, ऑलरेडी एक आपने बात कही उसका आप कॉन्ट्राडिक्शन जब बता रहे हो तब बट आता है, उसके विरोधी कोई बात कर रहे हो। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट होगा बी, कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन क्योंकि मुझे कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं अपने बारे में सुनिश्चित नहीं हूं कि मैं सेफली घर पहुंच सकता हूं। यानी कि बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किल्टर, किल्टर का हमें सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम बताने के लिए आपको पहले किल्टर का मतलब पता होना चाहिए, और किल्टर का मतलब या फिर ऐसे ही किसी भी शब्द का मीनिंग आपको पता करना है या फिर आपको अपनी वोकैब इंप्रूव करनी है, तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उसके ऊपर जो आपको डेली वोकैब मिलती है एडिटोरियल की, उनको आप डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दिन में 2-3 बार, जो बिगिनर्स हैं वो कम से कम 3 बार इसको पढ़ें। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो, सिर्फ उसको पढ़ो, उसको याद रखने की कोशिश करो। और हर एक पेज को, क्योंकि हम जो हमारा पेड कंटेंट है उसको मिला के 3 से 4 एडिटोरियल डेली के प्रोवाइड कराते हैं, स्टोरी को भी अगर ऐड करें तो उसमें क्या है कि आप हर दिन, तो बिगिनर हो इतना आप प्रेशर नहीं ले पाओगे, लेकिन जब आप हफ्ते 2 हफ्ते इन चीज़ों को डेली पढ़ोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि वोकैब के काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो इतना प्रेशर नहीं आएगा। शुरुआत में आपको डर लगेगा कि ओ माय गॉड इतने सारे वर्ड्स हैं इसमें, मैं कैसे याद करूंगा। आप दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 रीडिंग, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को। आप इसको दवाई समझ लो अपनी, आपकी सफलता की दवाई है ये, ठीक है। एक पिल है, मेडिसिन पिल है कि आपको खाने के बाद सुबह दोपहर शाम इसको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और अगले दिन आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो वीक 2 वीक्स बाद आपको वोकैब खुद ब खुद याद आने लग जाएगी और तभी आप सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन या फिर पैसेज को समझने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। अब किल्टर का मीनिंग होता है बिल्कुल सही, बैलेंस कंडीशन में, ठीक है, या फिर ये कह दें कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता मतलब सब उथल पुथल, तो ये तो किल्टर का सिनोनिम नहीं हुआ। शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब भी अराजकता, अगेन उथल पुथल। डिसरिपेयर, डिसरिपेयर का मतलब होता है खराब स्थिति, जो सुधर नहीं सकती या बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एकदम व्यवस्थित तरीका। सो ऑप्शन डी, ऑर्डर इज द सिनोनिम फॉर किल्टर। कंडोन, कंडोन के मतलब होता है या तो किसी की किसी गलती को आपने माफ कर दिया या फिर आपने किसी की गलती को अनदेखा कर दिया, तो हो गया कंडोन। अब सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट है सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है चिंता करना। सोलेस, सोलेस मतलब कहीं पे आपको शांति मिले, सांत्वना मिले, कंफर्ट मिले,
पेनल्टी, पेनल्टी मतलब दंड, और पार्डन मतलब माफ करना। तो यहाँ पे कंडोन मतलब भी माफ करना, नजरअंदाज करना, और ऑप्शन डी इज पार्डन। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, हम पार्टी के लिए अपने रास्ते में थे। सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर, सडनली अचानक ही वहां पे विल होगा, एक हैवी डाउनपोर होगा, एक बहुत भारी बारिश होगी। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो होगा कैसे हो जाएगा, रास्ते में जा रहे थे मतलब पास्ट की घटना, विल मतलब फ्यूचर की घटना, तो हम फ्यूचर की संभावना की तो यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे, हम तो पास्ट की घटना की बात करें। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, तो विल अ हैवी डाउनपोर की बजाय क्या आएगा, वॉज अ हैवी डाउनपोर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेंडेंसी, टेंडेंसी का हमें सिनोनिम बताना है। टेंडेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो प्रवृत्ति है, आप किसी के प्रति किसी काम को करने के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, वो क्या टेंडेंसी। डिकॉय, डिकॉय का मतलब होता है किसी चीज का लालच, प्रलोभन। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को करने से आपका मन नहीं करता, आप उसको टाल रहे हैं। प्रोनेस, प्रोनेस का मतलब होता है आपकी क्या टेंडेंसी है, आपकी क्या प्रवृत्ति है। और डिस्टेट, डिस्टेट का मतलब होता है नापसंद करना। सो ऑप्शन सी प्रोनेस इज करेक्ट। ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, अब देखो स्टेटमेंट क्या है, आपका कोई फ्रेंड है, वो अपना बटुआ पॉकेट में ढूंढ रहा है, ठीक है। आप वो कहानी अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि वो अपना बटुआ ना अपनी पॉकेट में ढूंढ रहा था, राइट। तो पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना तो सीख तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ही सॉट फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। ही आर सीकिंग, अब ही सिंगुलर है, इसके साथ में आर आएगा नहीं। अभी देख रहा होता तो हम बोलते ही इज सीकिंग, ना कि आर सीकिंग। ही हैड सीकिंग, हैड के साथ में सीकिंग जो है जेरेंट फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। सीकिंग देख रहा है, तो पॉकेट में ढूंढ नहीं रहा है, अभी पास्ट की घटना है। ही सॉट फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। When numerous ideas are presented in a historical context, more than mere dash can be seen. अब यहाँ पे पैरेललिज्म, पैरोलिज्म, पैरेललिज्म के यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया। पैरेललिज्म के स्पेलिंग होते हैं PARALLELISM, पैरेललिज्म, ठीक है। PARARALE, एल सिंगल नहीं आएगा, डबल आएगा। PARO पे ही एरर हो गया। PARALI, आई नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। PARALELISM, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डॉगमेटिक का एंटोनिम बताना। डॉगमेटिक का मतलब होता है एकदम कट्टर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को लेके या किसी भी चीज को लेके एकदम कट्टर, ठीक है। तो हो गया डॉगमेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक तो कूटनीति होता है, वो राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है, उसका धर्म से रिलेशन नहीं है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब किसी को एकदम रूढ़िवादी जो हो गया, ठीक है, वो हो गया कंजर्वेटिव। ये सिनोनिम काइंड ऑफ होगा कट्टर का। लिबरल, लिबरल वो लोग होते हैं जो आज के विचारों को महत्वता देते हैं, समय के साथ में बदलते रहते हैं, वो गया लिबरल। और डॉगमेटिक कट्टर है तो वो मतलब अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। कंसर्न्ड मतलब चिंतित, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लिबरल इज द एंटोनिम फॉर डॉगमेटिक। Despite his annoyance, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistake. Annoyance का एंटोनिम चाहिए, कि बोल रहे हैं कि वो था तो बड़ा गुस्से में, पर फिर भी उसको ये बात पता थी कि अगर वो जल्दबाजी करेगा तो छोटी सी प्रक्रिया में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अनॉयंस का एंटोनिम क्या होता है, फर्स्ट है नॉवर, नॉवर का मतलब होता है चबाने वाला। सिरेनिटी, सिरेनिटी का मतलब होता है एकदम शांति, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। और एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब मूर्खता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सेरेनिटी इज करेक्ट। This Diwali is more significant because we are going to celebrate it after 3 years. और इस साल की दिवाली जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 3 साल बाद बनाने वाले हैं विदाउट द इविल शैडो ऑफ कोविड-19, बिना कोविड-19 की बुरी परछाई के, दैट डैश लूमिंग ओवर ऑल द फेस्टिवल्स, जो मंडरा रही थी सभी फेस्टिवल्स के ऊपर। The lockdowns and endless bad news of death and dash had turned our country into a zone of gloom.
बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगा और जो लॉकडाउन आया फिर उसके साथ में जो बड़ी सारी बुरी खबरें आई कि कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई इतनी गंभीर हालत में, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ों ने क्या किया है, हैड टर्न द कंट्री इनटू, इसने हमारे देश को किसमें बदल दिया है, अ जोन ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब कि अंधकार का एक जरिया, अंधकार का एक जोन में बदल दिया है, एक एरिया जो अंधकार के अंदर है उसमें बदल दिया है। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली, लेकिन ये जो सीजन है दिवाली का, डैश ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ्स। लेकिन ये जो सीजन है दिवाली का, ये लोगों के दिल से सभी सॉरोज को निकाल देगा। कैसे? जो उम्मीद की कैंडल है उसको जला के, उनके जिंदगियों में उम्मीद की कैंडल को जला के। वी कैन सी द लाइट्स, द कैंडल्स, द लैंटर्न्स एंड द बिजी पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। हम देख सकते हैं लोग बहुत सारी लाइटें, कैंडल, लैंटर्न्स लेके क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, परचेजिंग टॉयज, फिर टॉयज खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए। Let's dash those people who have made such a huge contribution to dash good thoughts and saving people's lives. तो let's dash मतलब कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि चलो हम करते हैं, क्या करते हैं अभी देखेंगे हम, उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, टू डैश, डैश करने, कुछ करने के लिए, टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लाइफ्स, कि उनने अच्छे विचार उत्पन्न किए या अच्छे विचार सोचे और लोगों की जिंदगियां बचाई। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं, विदाउट द इविल शैडो ऑफ कोविड-19 दैट डैश दैट वॉज लूमिंग। देखो, क्योंकि ये घटना पास्ट की है, कोविड-19 जा चुका है तो पास्ट में आएगा, तो इज और आर तो आ नहीं सकते। अब वॉज वर रह गया, दोनों पास्ट के वर्ब्स हैं। अब क्या इस्तेमाल होगा? वर क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्योंकि कोविड-19 यार एक चीज है, एक बीमारी का नाम है, राइट? तो इसलिए वर इस्तेमाल नहीं होगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स तो है नहीं, सिंगुलर है, तो यानी कि ऑप्शन ए वॉज इज करेक्ट। वॉज लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिवल्स। They the lockdowns and endless bad news of death and dash had turned demonetization। तो लॉकडाउन और डिमोनेटाइजेशन की बात तो नहीं की जा रही यहाँ पे, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन अलग चीज थी और कोविड-19 अलग चीज थी। डिजीज, बीमारी, जो मौतें हो रही थी और जो ये बीमारी थी जिस तरीके से वो बदल चुकी थी, इसने हमारे देश को क्या बना दिया था, एक जोन ऑफ ग्लूम बना दिया था, इकोनॉमिक बूम, न्यू बर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिजीज इज करेक्ट। But this season of Diwali dash all the sorrows of people has hovered। hovered मतलब मंडराना, तो यहाँ पे मंडराने की तो बात नहीं करी। recognized, recognize मतलब पहचानना। adopted, adopted मतलब किसी को गोद लेना। और had shed, has shed का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे हम सभी दुखों से छुटकारा पाने की बात करें, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let's dash those people who have made such a huge contribution। Let's onerous, onerous का मतलब होता है कुछ चीज कठिन या बहुत भार किसी के ऊपर। विरेट, विरेट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। सल्यूट मतलब सलाम देना। और टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब कि खत्म कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों को सल्यूट करने की बात करें, उनको सम्मान देने की बात करें, सो ऑप्शन सी सल्यूट इज करेक्ट। Salute those people who have made such a huge contribution to dash good thoughts। stagnation, stagnation मतलब ठहराव आ जाना, ठीक है। spreading मतलब फैलाना। implicating, implicating मतलब फंसाना। और impeding, impeding का मतलब होता है बाधा डालना। तो यहाँ पे वो spread कर रहे थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।